हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम इस चैनल पे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ये बुक को पढ़ेंगे। पहले हम इस बुक के जो यूनिट 2 का पहला चैप्टर है, चैप्टर 3 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आज की क्लास में हम पोर्तुगीज के बारे में पढ़ेंगे, पोर्तुगीज इन इंडिया। तो पहले हम जानेंगे कि क्यों पोर्तुगीज भारत आए थे, व्हाई द पोर्तुगीज केम टू इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर ड्यू टू डोमिनेशन ऑफ अरब ओवर इजिप्ट एंड पर्सिया। रोमन एम्पायर टूटने के बाद इजिप्ट और पर्सिया जो कि है ईरान के ऊपर अरब का डोमिनेशन रहा। तो इससे लैंड एज वेल एज सी रूट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया डिक्लाइंड। यूरोप और इंडिया के बीच में जो डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन है वो कम हुआ। दिस लेड टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ इंडियन कमोडिटीज इन यूरोप। इससे इंडियन कमोडिटीज का यूरोप में सप्लाई कम हुआ। यूरोपियन गॉट द मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया थ्रू मुस्लिम इंटरमीडियरीज एट ए वेरी हाई प्राइस। मुस्लिम इंटरमीडियरीज, मुस्लिम मिडिलमैन made the Indian commodities available in Europe, and by charging high profit, the price of the Indian commodities was very high in Europe. यूरोप ये सोचने लगा कि कैसे वो प्राइस को, वो जो इंडियन कमोडिटीज है वो प्राइस यूरोप में कम होगा। वो कम करने के लिए उनको डायरेक्ट इंडिया के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो आफ्टर सम सेंचुरीज, जब 15th सेंचुरी में यूरोप में रिनाइसेंस आया। रिनाइसेंस का मतलब है जब वहाँ पे नव जागरण हुआ, और हम बोल सकते हैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तब यूरोप मेड ग्रेट एडवांसेस इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। शिप बिल्डिंग और नेविगेशन के बारे में यूरोप बहुत कुछ जान गया। Hence the adventurous sea voyages started to reach the unknown corners of the east. जब यूरोप को शिप बिल्डिंग और नेविगेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, तब से सी वॉयजेस शुरू हुआ टू रीच द अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट। तो वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट को पहुंचने के लिए सी वॉयजेस शुरू हुआ। नॉर्थ यूरोपियंस वर रेडी टू एड पोर्तुगल एंड स्पेन विथ मनी एंड मैन। जो यूरोप के नॉर्थ में जो सारे कंट्रीज हैं, वो जो साउथ में स्पेसिफिकली 2 कंट्रीज हैं, हम बोल सकते हैं साउथ में है एज वेल एज वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, पोर्तुगल एंड स्पेन। ये जो दोनों कंट्री है, पोर्तुगल एंड स्पेन, ये अटलांटिक ओशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनको मनी एंड मैन देने के लिए नॉर्थ यूरोप के कंट्रीज रेडी हुए। एंड इवन इटली वाज आल्सो रेडी टू प्रोवाइड शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज। इटली शिप्स, जहाज और टेक्निकल नॉलेज जो उसके पास था बाय देयर रिसर्च, उनके रिसर्च जो हुआ था उससे जो टेक्निकल नॉलेज यूरोप के पास था उसको वो देने के लिए तैयार था फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी रूट एक्सप्लोर करने के लिए, और हम बोल सकते हैं ढूंढने के लिए। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल का प्रिंस हेनरी इटली से बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला टू नेविगेट टू द ईस्ट को जाने के लिए। और प्रिंस हेनरी was also very interested for navigation, that's why he is also known as navigator. In 1497 under the Treaty of Tordesillas is a city
इन स्पेन, सिटी इन स्पेन, स्पेन के एक सिटी है टोर्डेसिलास, वहाँ पर एक ट्रीटी हुआ था जिसके मुताबिक इन 1497 पोर्तुगल एंड स्पेन डिवाइडेड द वर्ल्ड बिटवीन देम फॉर एक्सप्लोरेशन। वो कैसे डिवाइड किए ना, वो वर्ल्ड को, वो जो अटलांटिक ओशन में एक लाइन खींचकर वहाँ से वेस्ट को स्पेन अपना नेविगेशन करेगा और ईस्ट को पोर्तुगल अपना नेविगेशन करेगा। ऐसे एक डिवीजन किए अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। तो उस ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने अटलांटिक ओशन में एक लाइन खींचा, एक वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और उसके वेस्ट को स्पेन को राइट दिया गया और ईस्ट को पोर्तुगल को राइट मिला। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, क्योंकि पोर्तुगल अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को जाएंगे तो इंडिया इज ऑल्सो ए कंट्री इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। तो अब हम पढ़ेंगे जो पोर्तुगीज कैसे भारत को आए, वहाँ पे अपना ट्रेडिंग शुरू किया, बाद में वो भी शासन करने लगे, कुछ जगहों में वो शासन करने लगे। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। पहले हम पढ़ेंगे वास्को दा गामा के बारे में। वास्को दा गामा 3 जहाज़ों के साथ लेड बाय द गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। तो गुजरात के ये जो पायलट थे उनका नाम था अब्दुल माजिद। वो वास्को दा गामा को 3 जहाज़ों के साथ लेकर कालीकट में पहुंचे इन मई 1498। कालीकट के वर्तमान का नाम है कोझिकोड, जो कि केरला स्टेट में है। वहाँ पे वास्को दा गामा आकर पहली बार पहुँचे, तो ऐसे भी हम बोलते हैं वास्को दा गामा डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ऐसे भी हम बोलते हैं। तो वास्को दा गामा मई 1498 में आकर कालीकट में पहुंचे। द रूलर ऑफ कालीकट जामोरिन, ही वॉज ए हिंदू रूलर, ही वेलकम वास्को दा गामा। वो वास्को दा गामा को वेलकम किया, क्योंकि जब वास्को दा गामा व्यापार के लिए अगर पहुँचे, ऐसे तो ट्रेडिशन होता है कि राजा वहाँ पे जो रूलर होते हैं वो जो व्यापारी आते हैं उनको वेलकम करते हैं। उनको तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि बाद में वो लोग आकर हमको रूल करने लगेंगे, तो वो रूलर ने उनको वेलकम किया। तब वो जो राजा थे उनका नाम था जामोरिन। तो पोर्तुगीज ट्राइड टू मोनोपोलाइज द ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग अरब्स, क्योंकि जो अरब मिडिलमैन थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज कर रहे थे, इससे इंडियन कमोडिटीज़ का प्राइस यूरोप में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो पोर्तुगीज का ये जो उद्देश्य था यही था कि वो ईस्टर्न ट्रेड में खुद का मोनोपोली स्टार्ट करेंगे और अरब को वो जो ट्रेड से निकाल देंगे। तो वास्को दा गामा रिटर्न टू पोर्तुगल। वास्को दा गामा पोर्तुगल को लौटे एंड अर्निंग ऑफ सच ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वन ट्रेड। एक ही ट्रेड से एक बार आए 3 जहाज़ों के साथ और लौट गए, उनसे वो जो प्रॉफिट कमाए, दैट अट्रैक्टेड और टेम्पटेड अदर प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट ऑफ द यूरोपियन नेशंस। वो जो अदर मर्चेंट है और व्यापारी थे इन यूरोप, उनको वो चीज़ प्रलोभित किया टू कम टू इंडिया एंड ट्रेड डायरेक्टली। उनको इंडिया आने के लिए और डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए प्रलोभित किया। देन सेकेंड पर्सन, और वी कैन से अनदर वॉयज अंडर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल अराइव्ड इन इंडिया इन September 1500 एंड ही एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री इन कालीकट। तो जो पोर्तुगल का पहला फैक्ट्री है वो कालीकट में एस्टेब्लिश हुआ था
by Pedro Alvarez Cabral, and after that he made advantageous treaty with the rulers of Cochin and Kannauр. तो कोचिन एंड कन्नौर वो जो दो प्लेस है वो भी प्रेजेंट डे केरला में है। वहाँ के जो रूलर थे, ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू कालीकट, वो दोनों प्लेस कालीकट के पास में था, इसलिए पेट्रो अल्वारेज कैब्रल ने उन जो दोनों प्लेस थे कोचिन एंड कन्नौर, उनके जो रूलर थे उनके साथ भी ट्रीटी किए। एंड उसके बाद वास्को दा गामा सेकेंड टाइम भारत को कब आए थे ना, इन 1501 1501 को वास्को दा गामा वंस अगेन केम टू इंडिया। जब वो आ रहे थे वो तो उनके पास कमर्शियल ग्रिड था, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे थे। उसके साथ साथ जो वो रास्ते में थे, जहाँ जहाँ भी उनको अरब के शिप मिला उन सब को उन्होंने डिस्ट्रॉय करके आए। एंड जब दूसरी बार उन्होंने वास्को दा गामा ने आए तो वो एक ट्रेडिंग फैक्ट्री कन्नौर में एस्टेब्लिश किए। तो इस हिसाब से कालीकट, कोचिन एंड कन्नौर, these three places became the important trade centers of the पोर्तुगीज का तीनों important ट्रेड सेंटर्स कालीकट, कोचिन एंड कन्नौर बना। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के बारे में। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा was appointed as governor of India by the King of Portugal in 1505. 1505 में किंग ऑफ पोर्तुगल अपॉइंटेड अल्मीडा as governor of India. In 1507 the Portuguese squadron, the पोर्तुगीज के जो आर्मी था was defeated by the combined इजिप्टियन एंड गुजरात नावीज। गुजरात एंड इजिप्ट के नावीज ने मिलकर पोर्तुगीज का वो जो नावी का वो जो पोर्तुगीज का आर्मी वो जो उनके शिप में थे, तो पोर्तुगीज नावल फोर्स को ऐसे बोल सकते हैं हराया। एंड अल्मीडा सन वाज किल्ड, अल्मीडा का बेटा का उसमें देहांत हो गया। इन 1508 अल्मीडा अवेंज्ड और वी कैन से रिवेंज, उन्होंने प्रतिशोध लिया। कैसे ना, बाय क्रॉसिंग बोथ द नावीज, और जो बोथ नावीज है उनको डिस्ट्रॉय करके अल्मीडा ने अपना प्रतिशोध ले लिया। द विजन ऑफ अल्मीडा वाज टू मेक पोर्तुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। अल्मीडा का यही विजन था कि पोर्तुगीज को वो इंडियन ओशन का मास्टर बनाए। उनका एक पॉलिसी था जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और हम उसे बोलते हैं कार्टेज सिस्टम। इस पॉलिसी में अल्मीडा ये बोलते थे कि उनको कोई इंपीरियल राइट नहीं चाहिए भारत में, उनको बस इंडियन ओशन में अपना मास्टरी जो है और अपना जो दबदबा है उसको बनाए रखना है। इससे वो भारत के साथ ट्रेड करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने चाहते थे। उनका रूल करने का कोई भी ऐसा मन नहीं था, ऐसे बोल सकते हैं कोई भी इरादा नहीं था। तो उसके बाद आते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्मीडा जो चाहते थे कि इंडियन ओशन में पोर्तुगीज मास्टर बना रहे, तो इसके लिए अल्बुकर्क ने बहुत सारा स्टेप्स उठाए। तो अल्बुकर्क सिक्योर्ड फॉर पोर्तुगीज द स्ट्रैटेजी कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन बाय एस्टेब्लिशिंग बेसेस ओवरलुकिंग ऑल द एंट्रेंसेस टू द सी। तो इंडियन ओशन को सब जो एंट्रेंसेस है वहाँ पे अल्बुकर्क ने अपना आर्मी बेस बनाया। दीज वेयर इन ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में ऑफ द रेड सी हम बात कर चुके हैं। रेड सी जो कि इजिप्ट और अरब के बीच में है, दैट इज ऑल्सो वन सी रूट टू रीच द मेडिटेरेनियन सी एट ऑर्मुज, दैट इज नियर ओमान, इन नियर पर्शियन गल्फ एट ऑर्मुज, इन मलाबर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम गोवा टू द साउथ ऑफ इंडिया। वो जो प्लेस है, वो जो कोस्टल लाइन है उसे हम मालाबार बोलते हैं। एंड एट मलाका इज ए प्लेस इन मलेशिया। तो वहाँ पे अल्बुकर्क ने अपना आर्मी बेस एस्टेब्लिश किया फॉर ओवरलुकिंग ऑल द एंट्रेंसेस टू द सी। वो जो इंडियन ओशन को एंट्रेंसेस में वो आर्मी बेस किया और
ताकि वो जो सारे इंडियन ओशन में हो रहे सारे ट्रेड के ऊपर अपना नज़र बनाए रख सकता है। तो इन 1510 में अल्बुकरक एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। 1510 में अल्बुकरक एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को एक्वायर्ड किया। ये जो अल्बुकरक का स्टेप था, दिस रिवर्स्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम ऑफ अल्मीडा। अल्मीडा इंडिया में रूल करने के लिए नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो उनका पॉलिसी था ये वही था कि वो सिर्फ इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाए रखे, भारत में कहीं पे भी रूल करना नहीं चाहते थे। तो ऐसा पॉलिसी था अल्मीडा का। लेकिन अल्बुकरक रिवर्स्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। अल्बुकरक रिवर्स्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। फ्रॉम द डेज ऑफ अल्बुकरक के दिनों से इन गोवा एंड इन द प्रोविंस ऑफ नॉर्थ, गोवा और नॉर्थ के प्रोविंस में पोर्तुगीज एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज विलेज लैंडलॉर्ड्स। वो विलेज के जमींदार की तरह रहने लगे। उसके साथ साथ वो न्यू रोड, वो जो इरिगेशन वर्क, वो जो न्यू क्रॉप्स, ये सब आरंभ किए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे नीनो डा कुना के बारे में। नीनो डा कुना became the governor for India in 1529. In 1530 he shifted the headquarter from Cochin to Goa. वो अपने हेडक्वार्टर कोचिन से गोवा तक ले गए। Bassein came under the control of Portuguese in 1534 as बहादुर शाह secured help from Portuguese against हुमायूं। हुमायूं जो मुगल एम्परर थे, वो 1530 से 1556 तक, इट मीन्स 1530 से 1556 तक मुगल एम्परर थे। हुमायूं जो थे वो 1530 से लेकर 1556 तक मुगल एम्परर थे। तो ड्यू टू द थ्रेट ऑफ हुमायूं टू बहादुर शाह who was the ruler of Gujarat at that time, बहादुर शाह सिक्योर्ड हेल्प फ्रॉम पोर्तुगीज से हेल्प लेकर हुमायूं को डिफेंड किया। इसलिए बदले में बैसेन जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है, वो पोर्तुगीज के कंट्रोल में चला गया। बहादुर शाह गिफ्टेड बैसेन टू पोर्तुगीज। इन 1536 द रिलेशन बिटवीन द बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड द पोर्तुगीज बिकेम सो। बहादुर शाह और पोर्तुगीज के बीच में वो जो रिलेशन था वो खराब होने लगा। व्हेन हुमायूं विड्रॉ, जब हुमायूं चले गए उसके बाद से इन 1536 बहादुर शाह और पोर्तुगीज में के बीच में जो रिश्ता था वो खराब होने लगा। तब ऐसा हुआ कि बैसेन के जो मूल निवासी थे उनके और पोर्तुगीज के बीच में फाइट शुरू हुआ। बहादुर शाह उसे सॉल्व करने के लिए चाहते थे, तो पोर्तुगीज ने वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहादुर शाह को अपने शिप में बुलाए। इन 1537 ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस बहादुर शाह वाज किल्ड इन ए पोर्तुगीज शिप। तो बहादुर शाह को पोर्तुगीज ने मार दिया इन 1537 ड्यूरिंग नेगोशिएशंस रिगार्डिंग द बैसेन एरिया। बैसेन एरिया के बारे में जब नेगोशिएशन हो रहा था तब बहादुर शाह को पोर्तुगीज ने मार दिया। अब हम पढ़ेंगे फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या था जिससे वो भारत में आकर अपना ट्रेड करने लगे, उसके बाद रूल करने लगे। तो अब हम पढ़ेंगे फेवरेबल कंडीशंस। तो क्या था ना, स्मॉल पावर्स ओवर नॉर्थ इंडिया। जब पोर्तुगीज आए थे उस टाइम में नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई पावरफुल रूलर नहीं थे और डायनेस्टी नहीं थे। मुगल थोड़े बाद में आए। हम जानते हैं मुगल 1526 को बाबर भारत में आए थे। वो सिर्फ 4 साल 1530 तक भारत में शासन किए। उसके बाद उनका डेथ हो गया
उसके बाद हुमायूं आए थे जो कि 1530 से 1556 1530 से लेकर 1556 तक रूल किए। बीच में भी उनको शेरशाह सूरी जो थे, शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था और दिल्ली को अपना कब्जे में लिया था। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अब नॉर्थ इंडिया में कोई भी सुप्रीम पावर नहीं थे। इन डेक्कन बहामनी किंगडम वाज ब्रेकिंग। डेक्कन के एरिया में डेक्कन में बहामनी किंगडम जो कि कंटेम्पररी है विजयनगर एम्पायर के इट वाज ब्रेकिंग। और उस समय में भी वो जो विजयनगर एम्पायर था वो जो साउथ में, दैट वाज ऑल्सो ए वीक किंगडम, क्योंकि वो जो बैटल ऑफ टेलीकोटा के बाद विजयनगर एम्पायर का फॉल डाउन शुरू हुआ था। तो उस टाइम में डेक्कन में बहामनी किंगडम वाज ब्रेकिंग, बहामनी किंगडम टूट रहा था। इसके साथ साथ साउथ में विजयनगर एम्पायर वाज ऑल्सो वेरी वीक एम्पायर। स्ट्रॉन्ग नेवी ऑफ पोर्तुगीज, यूरोप ने जो रिनाइसेंस के बाद नेविगेशन में और शिप बिल्डिंग में उनको जो एडवांसमेंट हुआ, तो उस टेक्नोलॉजी से वो बहुत ज़्यादा, उनका नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इससे किससे हम बोल सकते हैं, इंडियन एम्पायर और अरब मर्चेंट। तो उस समय में इंडियन एम्पायर के पास और अरब मर्चेंट के पास जिस तरह का नेवी था, पोर्तुगीज़ का नेवी उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और पावरफुल था। चाइनीज एम्पायर रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज शिप्स के ऊपर चाइनीज एम्पायर का वो जो रेस्ट्रिक्शन था, इन सब जो कंडीशन था ये पोर्तुगीज के लिए फेवरेबल था। इसलिए पोर्तुगीज ने भारत को आया और कुछ प्लेस में रूल भी करने लगे। तो अब हम पढ़ेंगे पोर्तुगीज स्टेट के बारे में। जो पोर्तुगीज एज ए स्टेट व एज ए रूलर कहाँ थे और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो कैसा था। तो पोर्तुगीज स्टेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सम 60 माइल्स ऑफ कोस्ट अराउंड गोवा में 60 माइल्स ऑफ कोस्ट पोर्तुगीज के अंडर में था। हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस फ्रॉम मुंबई टू डामन एंड ड्यू से लेकर मुंबई तक हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेज वो भी पोर्तुगीज के कब्जे में था और वो रूल कर रहे थे। सी पोर्ट्स एंड फोर्ट्रेसेस एंड ट्रेडिंग पोस्ट लाइक मैंगलोर, कन्नौर, कोचीन, कालीकट, ये जो सारे सी पोर्ट्स है वो पोर्तुगीज के अंडर में था। मिलिट्री पोस्ट एट सैंथोम, चेन्नई के सैंथोम में मिलिट्री पोस्ट, तमिलनाडु के नागापट्टिनम में, ये जो दोनों जगहों में मिलिट्री पोस्ट पोर्तुगीज ने एस्टेब्लिश किया था। ये वेल्दी सेटलमेंट एट हुगली इन वेस्ट बंगाल में हुगली में उनका एक सेटलमेंट था। उसका मतलब पोर्तुगीज लोगों ने वहाँ रह रहे थे। ट्रीटीज वर साइंड बिटवीन गोवा एंड द डेक्कन सुल्तान इन 1570 में 1570 में ट्रीटीज बिटवीन गोवा एंड दिल्ली डेक्कन सुल्तानेट साइन हुआ था। पोर्तुगीज उसके बाद से वो जो पावर बैटल चल रहा था, पावर बैटल्स फॉर द बैलेंस ऑफ पावर, वो जो पावर बैटल चल रहा था वो जो डिफरेंट सुल्तानेट के बीच में और हम बोल सकते हैं डिफरेंट एम्पायर के बीच में, वो सब में पोर्तुगीज प्लेड ए वाइटल रोल। जैसे कि विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के बीच में जो पावर बैटल चल रहा था, डेक्कनीज और मुगल के बीच में, मुगल और मराठा के बीच में, इन सब पावर बैटल में पोर्तुगीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। अब हम पढ़ेंगे पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पोर्तुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसा था। पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया में जो हेड थे वो थे वाइसरॉय। उनको असिस्ट करने के लिए थे उनके एक सेक्रेटरी। बाद में काउंसिल का गठन किया गया जो कि वाइसरॉय को डिसीजन लेने में और एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करेगा बाय प्रोवाइडिंग एडवाइस देके मदद करेगा वाइसरॉय का। इन सब के बाद पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे वो थे वेंडर डा फाजेंडा, जो कि थे ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ रेवेन्यूज, फ्लीट्स एंड द कार्गोज। उनका
रेस्पॉन्सिबिलिटी था रेवेन्यूज का कलेक्शन करना, कार्गोज का लोडिंग अनलोडिंग जो बोलते हैं शिपमेंट करना, और फ्लीट्स का डिस्पैच को देखना। ऐसे जो ये जो ऑफिसर्स थे व एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके बाद इन सब के बाद पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन में जो और दो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे वो थे कैप्टन्स, जो कि हेड थे फोर्ट्रेसेस का। फोर्ट्रेसेस मतलब मिलिट्री पोस्ट। वो जो पोर्तुगीज का भारत में वो जो मिलिट्री पोस्ट था, इसमें जो मिलिट्री पोस्ट था उसमें जो हेड्स थे वो थे कैप्टन्स। कैप्टन्स को असिस्ट करने के लिए और एक ऑफिसर्स थे और कुछ ऑफिसर्स थे जो थे फैक्टर्स। कैप्टन को असिस्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स थे वो थे फैक्टर्स। ऐसे हम बोल सकते हैं फैक्टर्स वेयर द असिस्टेंट ऑफ कैप्टन्स। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज का धार्मिक नीति कैसा था? पोर्तुगीज का लक्ष्य यही था कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए चाहते थे। इसका मतलब उनका वो जो मेन मोटिव था वो था प्रमोशन एंड प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट और प्रोपागेट करने चाहते थे। दे वेर इंटॉलरेंट टुवर्ड्स बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। वो हिंदू और मुस्लिम के लिए इंटॉलरेंट थे, लेकिन ऐसे माना जाता है कि वो पहले हिंदुओं के लिए टॉलरेंट थे। बाद में जब वो 1510 को गोवा को बीजापुर के सुल्तान से एक्वायर किए, तो वहाँ पे जो उनका वो एक्विजिशन को क्वेश्चन किया गया कि गोवा को एक्वायर करना पोर्तुगीज के लिए सही था या गलत। और जो गोवा को पोर्तुगीज ने एक्वायर किए ये सही है या गलत, ऐसे क्वेश्चनिंग के बाद वो हिंदुओं के लिए भी इंटॉलरेंट हो गए। इन 1579 को अकबर इनवाइटेड क्रिश्चियन प्रीस्ट फॉर रिलीजियस डिस्कशंस। ऐसे में 2 जेsuit फादर्स ऑफ गोवा चर्च reached in Akbar court in 1508 with the intention to convert the king to Christianity। ऐसे में अकबर रिलीजियस डिस्कशन के लिए जब 2 क्रिश्चियन प्रीस्ट को बुलाए तब वो अकबर कोर्ट में पहुंचे, लेकिन उनका लक्ष्य यही था कि वो अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे और भी 2 बार, टोटल 3 बार, 3 times अकबर इनवाइटेड क्रिश्चियन प्रीस्ट फॉर रिलीजियस डिस्कशन। अकबर हर धर्म के अच्छाई को लेकर, वो जो गुड क्वालिटीज थे उनको लेकर एक धर्म बनाना चाहते थे, वो भी डेवलप किए। वो जो रिलीजियस सिस्टम और जो रिलीजन था उसे हम दीन ई इलाही के नाम पर जानते हैं। तो ये जो जेsuit फादर्स थे और क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बाद में जहांगीर आए तो इससे पोर्तुगीज का होप था टू कन्वर्ट दी मुगल टू क्रिश्चियनिटी, वो फिर से जाग उठा। लेकिन जबकि जहांगीर को वो क्रिश्चियनिटी को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे हुआ कि जो एक्टिविटीज, एरोगेंट एक्टिविटीज ऑफ वाइसरॉय, मुगल एम्परर और वाइसरॉय के बीच के जो रिश्ते थे उसमें दरार क्रिएट किया और दरार पड़ गया और अनबन शुरू हो गया। जहांगीर को ऐसे में पोर्तुगीज ने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट नहीं कर पाए और उनका वो जो आशा था, पोर्तुगीज का जो आशा था कि वो मुगल को क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करेंगे, वो झूठ साबित हुआ। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज का पतन कैसे हुआ भारत में। इन 1608 को द अराइवल ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि इंग्लिश कंपनी के कैप्टन थे, वो आकर
सूरत में पहुंचे। द अराइवल ऑफ कैप्टन हॉकिंस एट सूरत, दैट इज इन गुजरात। वो गुजरात के सूरत में पहुंचे इन 1608। इन 1609 इन 1609 विलियम हॉकिंस मेट विथ जहांगीर, वो जहांगीर को मिले। विलियम हॉकिंस को तुर्की का लैंग्वेज पता था, तो वो जहांगीर से डायरेक्ट बात किए बिना किसी के मदद से। तो ऐसे में जहांगीर खुश होकर हॉकिंस को मनसबदार बनाया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि मनसबदारी प्रोवाइड की। तो ये जो इन 1608 विलियम हॉकिंस का वो जो अराइवल इन 1609 हिज मीटिंग विद जहांगीर एंड गेटिंग मनसबदारी वाज द बिगिनिंग ऑफ द पोर्तुगीज डिक्लाइन। क्योंकि इससे इंग्लिश कंपनी भारत को आ गए और वो मुगल से ग्रांट पाने शुरू हो गया और उनका इंग्लिश से ग्रांट पाना शुरू हो गया। तो इससे पोर्तुगीज का वो जो मोनोपोली था वो रिड्यूस होने लगा, कम होने लगा। तो इससे हम बिगनिंग ऑफ द पोर्तुगीज डिक्लाइन मान सकते हैं। इन 1612 कैप्टन बेस्ट जो इंग्लिश कंपनी के कैप्टन थे वो सक्सेसफुली फॉट ए पोर्तुगीज फ्लीट। उन्होंने पोर्तुगीज को हराया। कैप्टन बेस्ट ने पोर्तुगीज फ्लीट को पोर्तुगीज नावी को हराया। दैट इम्प्रेस्ड द मुगल एम्परर। वो मुगल ये जो काम जो पोर्तुगीज नावी का डिफीट, दैट इम्प्रेस्ड मुगल एम्परर, क्योंकि पोर्तुगीज वर ऑफेंडिंग द मुगल ग्रांट टू इंग्लिश। वो जो मुगल के ग्रांट थे इंग्लिश को, उसको पोर्तुगीज ने ऑफेंड कर रहे थे। तो जब कैप्टन बेस्ट ने पोर्तुगीज फ्लीट को हराया तब मुगल एम्परर इम्प्रेस्ड हो गए। उसके बाद इन 1613 पोर्तुगीज ऑफेंडेड द जहांगीर बाय कैप्चरिंग द मुगल शिप्स। पोर्तुगीज मुगल शिप्स को कैप्चर करके जहांगीर को इंसल्ट किए। दैट एनरेस्ड जहांगीर, इससे जहांगीर क्रोधित हुए। एंड कॉम्पेंसेशन वाज ऑल्सो कलेक्टेड। पोर्तुगीज से कॉम्पेंसेशन भी कलेक्ट किया गया। द पोर्तुगीज स्टार्टेड क्रुएल्टी बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पोर्तुगीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कर दिए। तो एंड सीज 2 गर्ल्स ऑफ मुमताज महल। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए वो जो मुमताज महल के 2 लड़की को सीज किए। इसलिए ऑन 24 जून 1632 को इन 1632 जून 24 द मुगल सीज ऑफ हुगली बिगन। मुगल का जो हुगली को सीज करना वो शुरू हुआ एंड एंडेड इन 3 months। 3 महीने में वो खत्म हो गया। मुगल कैप्चर्ड हुगली। हम पहले पोर्तुगीज स्टेट में यही पढ़ा है कि इन हुगली देयर वाज ए वेल्दी सेटलमेंट ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज का एक वेल्दी सेटलमेंट हुगली में था। तो जब पोर्तुगीज स्टार्टेड क्रुएल्टी, वो क्रुएल्टी शुरू किए बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बीइंग का ट्रेडिंग करके। तो उसके बीच में जब वो इस काम के लिए मुमताज महल को 2 लड़की को सीज किए, तब 24 जून 1632 को मुगल सीज ऑफ हुगली स्टार्टेड। मुगल का हुगली को सीज करना स्टार्ट हुआ एंड एंडेड इन 3 months। 3 महीने में मुगल हुगली को कैप्चर कर लिए। इन 1683 द मराठास इन्वेडेड गोवा आफ्टर 2 नावल असल्ट्स। 2 नावल अटैक के बाद मराठास इन्वेडेड गोवा को कैप्चर किए। तो मराठास का उन दिनों में चीफ थे संभाजी, हु वाज द सन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, वो गोवा को पोर्तुगीज से इन्वेड किए आफ्टर 2 नावल अटैक्स। 2 नावल अटैक के बाद गोवा को मराठास कैप्चर किए। लेकिन ड्यू टू द थ्रेट ऑफ मुगल आर्मी which was led by
बहादुर शाह 1। लेकिन मुगल आर्मी के थ्रेट जो आर्मी था वो किसके द्वारा लीड किया गया था? बहादुर शाह 1। तो मुगल आर्मी का थ्रेट से मराठास ने गोवा को छोड़कर वापस जो महाराष्ट्र के एरिया थे वहाँ पे चले गए। तो इससे गोवा और एक बार पोर्तुगीज के कंट्रोल में आ गया जो कि 1961 तक पोर्तुगीज के कब्जे में रहा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने गोवा को मिलिट्री अटैक से पोर्तुगीज से मुक्त करके भारत में शामिल किया, उस साल तक टिल 1961 गोवा रिमेन्ड अंडर पोर्तुगीज। मराठा कैप्चर्ड Salsette and Bassein in 1739 from पोर्तुगीज। उस टाइम में मराठास के जो किंग थे वो थे बाजीराव 1, जिसे हम बोलते हैं पेशवा बाजीराव 1। वो 1739 में मराठा किंग थे। वो सेल्सेट और बैसेन जो कि पोर्तुगीज के कंट्रोल में था, ये जो दोनों प्लेस है ये महाराष्ट्र में है, उसको पोर्तुगीज से कैप्चर किया। इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट, पर्सिया, नॉर्थ इंडिया एंड मराठास, ये सब जगहों पर जब पावरफुल डायनेस्टीज का आना हुआ तब पोर्तुगीज का वो जो ट्रेड मोनोपोली था और जो वो कुछ जगहों पर रूल कर रहे थे उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। अब हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। जबकि ब्राजील का आविष्कार हुआ तब पोर्तुगीज का अटेंशन ब्राजील के तरफ चला गया। ऐसे हम बोलेंगे कि द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील डाइवर्टेड द एक्टिविटीज ऑफ पोर्तुगीज टू द वेस्ट। जब ब्राजील का आविष्कार हुआ तो पोर्तुगीज का फोकस वेस्ट के तरफ, ब्राजील के तरफ चला गया, तो इंडिया में फोकस नहीं कर पाए। स्पेन एंड पोर्तुगल वार्स विथ इंग्लैंड एंड हॉलैंड बैरली अफेक्टेड द ट्रेड मोनोपोली। जब पोर्तुगल वो जो स्पेन मोनार्की के अंडर में था, जिसे हम बोलते हैं आइबेरियन ग्रुप, जब आइबेरियन ग्रुप में हेड थे द किंग ऑफ स्पेन, जब पोर्तुगल स्पेन का हिस्सा रहा तब इंग्लैंड एंड हॉलैंड फॉर असिस्टिंग द रिबेल्स ऑफ पोर्तुगल वो जो वार किए उसका नाम था एंग्लो स्पेनिश वार, जो कि 1585 से 1604 तक चला। तो इससे क्या हुआ ना, वो जो वार के टाइम में पोर्तुगीज का वो जो ट्रेड मोनोपोली था वो प्रभावित हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे द स्किल ऑफ ओशन नेविगेशन वाज लर्न्ड बाय ऑल द कॉम्पिटिंग कंट्रीज। वो जो ओशन नेविगेशन का स्किल था वो जो सारे कंट्रीज और कंट्रीज के जो मर्चेंट्स वो जो चाहते थे कि भारत के साथ ट्रेड करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। By the times, in some years, in some decades, they learned the skill of ocean navigation। वो ओशन नेविगेशन सीख गए। इससे भी पोर्तुगीज का वो जो ट्रेड मोनोपोली और इंडियन ओशन में उनका जो वो जो कब्जा था ये सब नहीं रहा। तो ऐसे एक के बाद एक ये सब घटनाएं ने पोर्तुगीज का पतन का कारण था। नेक्स्ट क्लास में हम डच के बारे में पढ़ेंगे।